Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to talk about one of the most interesting and even important chapter of anatomy and physiology, cell, the basic unit of life. लेकिन इससे पहले कि मैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप सबको पता होगा कि इसमें हम पहले बेसिक नॉलेज हासिल कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस्ड नॉलेज पे चले जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हो इस बेसिक्स में जो शायद आपने अभी तक पढ़े नहीं हो। जैसे कि अगर आपने रॉबर्ट रिमैक का नाम सुना है तो आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, वल्लाही आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसी तरह अगर आपको पता है कि रडोल्फ विर्को ने जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया था, यानी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि सेल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसने सेल थ्योरी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, फिर उसको सेल थ्योरी में क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया, सेल थ्योरी का क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया? अगर आपको इस चीज़ की वजह भी मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, अगर मालूम नहीं है तो बने रहे वीडियो के एंड तक, ताकि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल हो शायद मेरे इस लेक्चर या मेरे इस वीडियो के जरिए से। तो चले चलते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जब भी हम इस यूनिट को पढ़ते हैं, हम इसको एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, एक टाइटल के अंदर पढ़ते हैं, जिसे दुनिया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। अब देखें, जिस तरह हम इंग्लिश में लेटर्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर ऐसे और फिर बुक, इसी तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में क्या होते हैं, लेटर्स, इसी तरह हम सपोज करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एनाटॉमी में केमिकल्स होते हैं। जिस तरह वहाँ पे लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे केमिकल्स मिलके सेल्स बनाते हैं। जिस तरह वहाँ वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस, इसी तरह यहाँ पे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। जिस तरह वहाँ पे सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाता है, उसी तरह यहाँ पे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। जिस तरह वहाँ पे पैराग्राफ मिलके एसेज बनाता है, उसी तरह यहाँ पे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जिस तरह वहाँ पे एसेज मिलके एक फुल बुक बनाती है, इसी तरह यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म। सो वी कैन से केमिकल्स एक्ट एज लेटर्स, सेल्स एक्ट एज व्हाट, वर्ड्स, टिश्यूज एक्ट एज sentences, organs act as a paragraph, organ system acts as an essay, while as organism acts as a book, full book। तो चलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दुनिया केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी क्या कौन सी है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आपको पता चले असल में ये सेल्स आती कहां से है। जब आपको पता चलेगा कि सेल असल में अराइज होती कहां से है, तब आपको इसका स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी समझ आ जाएगी। जो केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम डायरेक्टली चले तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होती है ये कैसे बनती है, फ्रॉम केमिकल्स। व्हाट डज दैट मीन? एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिलके ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। सो यही ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फिर लास्ट में आपस में मिलके बनाते हैं सेल, जिसको आज हमने पढ़ना है। इससे पहले कि मैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाऊं, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गई है कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स। तो ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। लेकिन याद रखें, जो टाटोरा की बुक है उसने बड़े डिटेल से लिखा है इसको, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने फिर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किया है, प्रोटॉन्स का जिक्र किया है। खोल कर देख लेना टाटोरा की बुक, एटम्स का जिक्र किया, एटम्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किया, प्रोटॉन्स का जिक्र किया, एटॉमिक मास का जिक्र किया, एटॉमिक नंबर का भी जिक्र किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने कोवेलेंट बॉन्ड्स का भी जिक्र किया है। अब अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की ओर चले आए तो हमने केमिस्ट्री पढ़ना है, और यहाँ पे बायोलॉजी यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। चलो, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जब दुनिया वजूद में आ गई
उस वक्त भी लाइफ कैसे अराइज हो गई? लाइफ उस वक्त भी अराइज हो गई केमिकल से, जबकि बिग बैंग थ्योरी हो गई जो लेमेट्री ने दी थी, और फिर एटम्स रिलीज हो गए, एटम्स आपस में मिले, चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, एनवायरमेंट रिड्यूसिंग टाइप था, एटम्स आपस में मिल गए, वो मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, वो ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, और जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो मीथेन था। उसके बाद प्रोटीन्स बने, फिर क्या बने, फिर फैट्स बने, फिर क्या बने, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बने, फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने। तो इसी तरह ये ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और इन्होंने बनाई, जिसको दुनिया यूबैयोंट के नाम से जानती है, इन्होंने पहले बनाई प्रोटोसेल, और प्रोटोसेल फिर मॉडिफाई होके सेल बनी। इसी सेल को आज हमने पढ़ना है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गई है, अब हम सीधे चलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब हमने पढ़ना है सेल को, जो हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है। जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, याद रखें, सेल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इसे दुनिया साइटोलॉजी के नाम से जानती है, साइटोलॉजी। जब मैंने इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी पढ़ाया था, उस वक्त मैंने कहा था कि एनाटॉमी के डिफरेंट ब्रांच से एक ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हम सेल्स को पढ़ते हैं और टिश्यूज को पढ़ते हैं। सेल्स के पढ़ने को साइटोलॉजी कहते हैं और टिश्यूज के पढ़ने को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। चले आज हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, यानी हमने सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहले बात देखिए, जो सेल होती है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life. It is the basic structural and functional unit of life. अब देखिए असल में इस चीज का मतलब क्या है। ये असल में एक हाइपोथेसिस थी जो मैं आगे बताऊंगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होती है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये असल में मेंटेन करती है, ये हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल सेल्स। या जो हमारी बॉडी की फंक्शन है, असल में ये फंक्शन किसकी होती है? इंडिविजुअल सेल्स की। याद रखें, जो ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है, ये असल में फंक्शन होती है इंडिविजुअल सेल्स की। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करता है? सेल्स प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और सेल्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सेल्स प्रोवाइड करती है। जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, असल में ये इंडिविजुअल सेल्स की फंक्शन होती है। समझ आई? ये पहली बात थी। दूसरी बात जो है सेल्स के बारे में, वो ये है कि जो सेल्स होती है, दे वेरी इन shape, size and number. Cells vary in their shape, size and number. हमारी बॉडी में, आपको पता है हमारे बॉडी में कितनी सेल्स है? हाँ, कहा जाता है, पहले कहा जाता था देयर आर 30 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। लेकिन जो न्यू रिसर्च आई है, इसके हिसाब से बुक्स में भी लिखा गया है 100 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स है। लेकिन सारी की सारी सेल्स सिर्फ 200 टाइप्स की है। देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स बट ऑल द सेल्स आर ऑफ 200 टाइप्स। यानी कितने अकसाम है? 200 अकसाम है सेल्स की, जिसमें ब्लड सेल्स आती है, स्टेम सेल्स आती है। मैंने आपको स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे होंगे, इमेज देख रहे होंगे, वहां से चेक कर लेना। तो ये देखें 100 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। लेकिन सारी सेल्स कितने किस्म की होती है? 200 सेल्स 200 किस्म की होती है। अब देखिए जो सेल्स होती है, इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, इनकी साइज भी डिफरेंट होती है, इनका नंबर भी डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर। जैसे कि अगर आप आरबीसीज की ओर देखोगे,
आरबीसीज की ओर देखोगे, उनकी जो शेप है वो है डिस्क लाइक, ताकि वो आराम से मूव कर सके, फ्लो कर सके ब्लड में। और इसी तरह अगर आप न्यूरॉन की देखो, नर्व सेल की शेप देखो, वो क्या है, वो लॉन्ग ट्यूब है, ताकि वो कनेक्शन कर पाए दूसरे सेल के साथ और कम्युनिकेशन में हेल्प कर सके। सो इट मीन्स कि जो सेल्स होती है उनकी शेप डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर। इसी तरह अगर हम साइज की बात करें, कुछ सेल्स क्या होती है, लार्ज होती है, जैसे कि फीमेल ओवम या एग हम कहते हैं, फीमेल एग जिसको हम कहते हैं, एग सेल जिसको हम कहते हैं, ये लार्ज होती है। कितनी होती है, 120 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। अगर हम इसी तरह आरबीसीज को देखें, आरबीसीज होती है कितनी, 7 to 8 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। और ग्रेज एनाटॉमी ने सीधे लिखा है 7.5 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। कौन, आरबीसीज। तो ये लार्ज होती है, कौन, एग सेल लार्ज होती है और आरबीसीज स्मॉल होती है। और कई बुक्स ने ये लिखा है कि जो आरबीसी है इससे भी हमारे बॉडी में एक सेल स्मॉल होती है जिसे कहा जाता है स्पर्म सेल, एंड दैट इज लेस देन 7.5 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। अब चले, सो इट मीन्स शेप डिफरेंट होती है, साइज भी डिफरेंट होता है। कुछ सेल्स कितनी होती है, लार्ज होती है, और कुछ सेल्स कितनी होती है, स्मॉल होती है। इसी तरह इनका नंबर भी, सेल्स का नंबर भी डिफरेंट होता है। तो कुल कितनी सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स है, और कुल कितने अक़साम है, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। सो ये था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट था सेल्स वेरी इन शेप साइज एंड नंबर डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब चले बेटा तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आप सबको पता है कि जो सेल है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जो इसने सेल डिस्कवर की वो बेटा डेड सेल थी। कौन सी सेल थी, वो डेड सेल थी। और याद रखे, जो डेड सेल थी जिस माइक्रोस्कोप से इसने डिस्कवर किया उसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी नहीं कर सका। और जो सेल इसने डिस्कवर की वो डेड सेल थी, जो इसने कॉर्क से डिस्कवर की थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1674 में जिसका नाम था एंटन वॉन लेवनहॉक। और इसने क्या किया, इसने बड़ा लिविंग सेल डिस्कवर की। सो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल डिस्कवर की थी, डेड सेल, लेकिन एंटन वॉन लेवनहॉक ने की लिविंग सेल डिस्कवर फ्रॉम आरबीसीज। और आपको पता है आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इसने आरबीसीज या स्पर्म सेल से जो है सेल डिस्कवर की थी। आरबीसीज और स्पर्म सेल इसने डिस्कवर की थी। अब देखे जो लिविंग सेल होती है, आपको पता है लिविंग सेल का मतलब क्या होता है, लिविंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसके पास लाइफ है। और आपको पता है लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लाइव है या ऑर्गेनिज्म डेड है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं शॉर्ट में बता दूं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिसेज नर्ग। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिसेज नर्ग। सो एम मोमेंट और रेस्पिरेशन, एस सेंसिटिविटी एंड न्यूट्रिशन, ई एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, जी ग्रोथ। जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होंगी वो लिविंग है, जिसमें ये क्वालिटीज़ प्रेजेंट ना होंगी वो नॉन लिविंग है। अगर कुछ क्वालिटीज़ प्रेजेंट है और कुछ एब्सेंट है, इस वाले चीज़ को बायोलॉजी ने ओपन क्वेश्चन का नाम दिया है। जैसे कि कोमा का पर्सन है, इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है कुछ नहीं होती है। ऐसे वाले बंदों को, ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी ने ओपन क्वेश्चन में रखा है, यानी जो आप उनको कंसिडर करोगे वही कंसिडर किया जाएगा। इसके बारे में कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं, इसके बारे में कोई फिक्सड लाइन नहीं दी गई है कि वो डेड होते हैं या लिविंग होते हैं। चले हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना, हम यहाँ पे पहुंचे कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, और उसके बाद सेल को डिस्कवर, लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटन वॉन लेवनहॉक ने। और याद रखे इसके बाद 1835 में एक साइंटिस्ट आया, 1835 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था दिजारदीन। और आपको पता है जो दिजारदीन है ना, इसने कहा कि सेल में एक लिविंग मटेरियल होता है, ही कॉल्ड दैट लिविंग मटेरियल एज सारकोड। और इसी सारकोड को फिर पुरकेनजी ने कहा कि ये सारकोड बेटा नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म है। वो क्या होता है वो आगे हम बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने, एंटन वॉन लेवनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर की, दिजारदीन ने कहा कि सेल में लिविंग मटेरियल होता है।
अब देखें इसके बाद बायोलॉजी में एक बवाल मच गया, क्योंकि 1838 में दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट वजूद में आ गए और उन्होंने बायोलॉजी पे राज करना स्टार्ट किया। 1838 में एक साइंटिस्ट आया जो बॉटनिस्ट था, जिसका नाम था श्लीडन, और जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश है वो इसको श्लाइडन पढ़ते हैं, चाहे आप श्लीडन पढ़ो या श्लाइडन पढ़ो। 1838 में ये बॉटनिस्ट आया और इसने क्या कहा, इसने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारे प्लांट टिश्यूज किन के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। इसके बाद 1838 में ही एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था श्वान, और इसने क्या कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अरे शील्डन ने कहा प्लांट सेल्स के बने होते हैं, श्वान ने कहा एनिमल सेल्स के बने होते हैं। अब जो ऐशवन था थोड़ा चालाक बंदा था, इसने कहा अरे लिविंग तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या प्लांट होगा या एनिमल होगा। श्लाइडन ने क्या कहा, प्लांट सेल्स के बने होते हैं। मैंने कहा, यानी ये कह रहा है कि मैंने कहा एनिमल सेल्स के बने होते हैं। क्यों ना मैं कहूँ कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो कि सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड ऑफ सेल्स, और कह सकता है ना, क्योंकि श्लाइडन ने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या श्लीडन ने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसने कहा एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और आपको पता है इसी को दुनिया सेल थ्योरी नहीं, इसी को दुनिया सेल हाइपोथेसिस के नाम से जानती है। सेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय श्वान व्हाइल सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान। अब देखे यहाँ पे इसने सेल हाइपोथेसिस की और श्लीडन जो था वो नाराज हो गया, कहा अरे श्वान भाई मैंने प्लांट्स का जिक्र किया, आपने एनिमल्स का जिक्र किया, फिर जब हाइपोथेसिस देने का टाइम आया आपने अकेले क्यों दे दी, मुझे भी इंक्लूड करना था ना। तो 1839 में ये दोनों आपस में मिले, 1839 में ये दोनों आपस में मिले। इन्होंने एक थ्योरी दे डाली जिसे दुनिया सेल थ्योरी के नाम से जानती है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान। अब देखिए बवाल कहां पे मच गया, जहां पे रॉबर्ट रिमैक और मैंने रुडोल्फ विर्को का पॉइंट बता दिया था, यही आ रहा है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लाइडन एंड श्वान ने। और सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, उन पे हम नजर डालें और सारा का सारा कंफ्यूजन हमें दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चले, सेल थ्योरी जो थी किसने दी थी, श्लीडन एंड श्वान ने। कब दी थी, 1839 में। अब इसका जो पहला पॉइंट था वो क्या था, वो यही था कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ, ऑर्गेनिज्म्स आर made up of cells, all organisms are made up of cells। अबे दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक यूनिट of organization, or cell is the basic unit of life, it is the basic unit of organization or it is the basic unit of life। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट सेल्स का है कि cells arise from pre-existing cells, arise from pre-existing cells। cells जो होती है pre-existing cells से arise होती है। ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये वाला पॉइंट दिया था रुडोल्फ विर्को ने, ये पॉइंट दिया था रुडोल्फ विर्को ने। इसने कहा था सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही कंफ्यूजन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में किया था कि अगर रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फिर इसे सेल थ्योरी में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, पता है क्यों? क्योंकि इसने चोरी की, ये चोर था, इसने ये पॉइंट स्टील किया, इसने ये पॉइंट चुराया एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था रॉबर्ट रिमैक।
सो ये पॉइंट असल में रॉबर्ट रिमैक का था। अब सर हमें और कन्फ्यूजन हुआ है क्या कि अगर ये पॉइंट रॉबर्ट रिमैक ने दिया है तो फिर रॉबर्ट रिमैक को सेल थ्योरी में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? अरे इसको तो सेल थ्योरी में इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पॉइंट इससे चुराया हुआ है। फिर इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? पता है क्यों? क्योंकि और रॉबर्ट रिमैक जो है इसने ये पॉइंट सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया। जिस साइंटिस्ट ने इस पॉइंट को सेल थ्योरी में इंक्लूड किया वो रेडॉल्फ विर्को था, लेकिन रेडॉल्फ विर्को का ये पॉइंट नहीं था। अब देखिए इसको क्रेडिट दिया जाता क्योंकि इसने पॉइंट सेल थ्योरी में इंक्लूड किया, लेकिन पॉइंट इसका नहीं था। अब हम वो इसको क्रेडिट देते सेल थ्योरी का, लेकिन इसने इस पॉइंट को सेल थ्योरी में इंक्लूड किया ही नहीं। अब रेडॉल्फ विर्को ने ये पॉइंट चुराया किससे? रॉबर्ट रिमैक से। और यही पॉइंट असल में लुईस पास्चर ने भी इस्तेमाल किया था अपनी थ्योरी में, जो उसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जब उसने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो एनेक्सिमेंडर एंड वॉन हेल्मोट ने दी थी, अब उसको डिस्कार्ड किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर और रेडी स्प्लेंजनी ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था और एक और थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। व्हाट डज दैट मीन? लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मींस सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो लुईस पास्चर ने भी असल में यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे आपको ये समझ आया कि सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ आई बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। तो इसके बाद हम असल में अपने पॉइंट पे चलते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्योंकि हम डील करते हैं एनाटॉमी के साथ और एनाटॉमी डील करती है स्ट्रक्चर के साथ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सपोज करें ये सेल है, तो ये देखें ये सेल वॉल है जो कि ना ही ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है ना ही एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा लेमा भी कहते हो। ये है सेल ऑर्गेनली, जो हमने डिटेल से पढ़ने हैं, सेल ऑर्गेनली। और ये है न्यूक्लियस। अब देखिए मैं आपको ओवरव्यू ऐसे देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेल का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए जो सेल होती है, सेल जिसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसको मैंने रब किया। अब देखिए जो सेल होती है, अगर हम सेल से सेल वॉल को रिमूव करें, अगर हम सेल से सेल वॉल को रिमूव करें, सेल से अगर सेल वॉल को रिमूव किया जाए तो बचा कुचा स्ट्रक्चर प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। और ये टर्म दी थी हैनस्टीन ने। ये टर्म किसने दी थी? हैनस्टीन ने। और देखे सेल से अगर सेल वॉल को निकाला जाए, रिमूव किया जाए सेल वॉल को, तो जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आता है, सेल ऑर्गेनली भी आता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। जो दी थी टर्म किसने? हैनस्टीन ने। अब अगर हम इस प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाहर निकाले, सेल वॉल हमने रिमूव किया, अगर अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव करें, हम क्या करें? रिमूव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे हमने सेल वॉल रिमूव किया, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने रिमूव किया। अब जो बचा स्ट्रक्चर है इसे दुनिया कहती है प्रोटोप्लाज्म। ओ आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो है ये किसने डिस्कवर किया था? किसने टर्म दी थी? पोरकैन जी, और आप कह सकते हो वान मोहल। अब अगर हम इस प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी, हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया, अब जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है इसे दुनिया क्या कहती है? प्रोटोप्लाज्म। अब देखें प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस भी हटाए, हम न्यूक्लियस को ही रिमूव कर दे, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल को ही हम रिमूव करें, अगर हम न्यूक्लियस को ही रिमूव करें, अगर हम न्यूक्लियस को करें तो जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है इसी को आप कहते हो ना साइटोप्लाज्म। और जो डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर। इन सब को हमने डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या आ गया? एक तो सेल ऑर्गेनली आ गए, एक ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द
सेल आ गया। अब हम अगर इस साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनली भी निकाले, सेल ऑर्गेनली भी निकाले, माइटोकॉन्ड्रिया को छीन ले, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को छीन ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकाले, सारे सेल ऑर्गेनलीज को बाहर निकाले, और जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है इसे दुनिया साइटोसॉल कहती है, और ये साइटोसॉल इसे दुनिया कहती है। और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे उन्होंने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने फ्लूइड्स के किस्म पढ़े होंगे, ICF, ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इट इज कॉल्ड एज साइटोसॉल, और इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड प्लाज्म। इसे ग्राउंड प्लाज्म का नाम भी दिया जाता है, ग्राउंड प्लाज्म, और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी से कहा जाता है। तो साइटोसॉल, ये साइटोसॉल जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टिंडॉल इफेक्ट या ब्रोनियन मूवमेंट जो आपने पढ़ा होगा, और जो फिर टिंडॉल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोसॉल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टिंडॉल इफेक्ट के लिए। और ये सॉल जेल इंटर कन्वर्जन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और सॉल जेल इंटर कन्वर्जन से ही क्या होती है? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और जो डिस्कवर किसने की थी? MEC ने जो डिस्कवर की थी। सो साइटोसॉल जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सॉल जेल इंटर कन्वर्जन, और सॉल जेल इंटर कन्वर्जन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और जो डिस्कवर की थी MEC ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। लेट अस study them in detail and starting from the cell organelle। अब हम इस सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे किससे? सेल ऑर्गेनली से। So we will start cell organelles in the next video. Till then, watch, share and subscribe, and for some medical surgical videos, the link is given in the description. Thank you. Thanks a lot.